फ्लक्स चेंज होने से एक करंट बनता है जिसको कहा जाता है एडी करंट। एडी करंट का मकसद है वो करंट जो इसके सॉफ्ट आयरन जो कोर मटेरियल होता है उसके अंदर, सॉफ्ट आयरन कोर जो होती है उसके अंदर फ्लक्स के चेंज होने से एक करंट इंड्यूस होता है, उसको कहा जाता है एडी करंट। एडी करंट के बनने का जो रीजन है वो ये। अब एडी करंट का इफेक्ट क्या है बेटा? एडी करंट है, ये करंट जाए कहाँ पे? क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, तो क्या होता है ये एडी करंट अपनी एनर्जी लूज करता है एज अ हीट एनर्जी, और नतीजा ये निकलता है कि इसका ये जो सॉफ्ट आयरन का फ्रेम होता है बहुत ज्यादा गर्म होता है। इसलिए कोई भी ट्रांसफार्मर होता है, स्टेबलाइजर होता है, वो गर्म होता है, वो एडी करंट्स की वजह से होता है। एडी करंट्स जो होते हैं वो पैदा होते हैं इस कोर मटेरियल में, और इनका असर ये होता है कि ये हीटिंग इफेक्ट्स पैदा करके एनर्जी का लॉस देते हैं। अब इसको रिड्यूस कैसे किया जाता है बेटा? इसको रिड्यूस करने का तरीका यही है कि इसके जो है वो फ्रेम के लेयर्स बनाए जाते हैं। अगर ये फ्रेम थिक एक ही लेयर का बनाया जाता तो एरिया बढ़ने से इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती और एडी करंट ज्यादा बनते। इसके लेयर्स बनाए जाते, एक लेयर और दूसरे लेयर के दरमियान वार्निश इंसुलेटर का लेयर दिया जाता है। नतीजा ये निकलता है कि जो फ्रेम होता है ये जो सॉफ्ट आयरन का, इसके अंदर एडी करंट तो बनते हैं, लेकिन एक लेयर के करंट और दूसरे लेयर के करंट के दरमियान वार्निश आने की वजह से ये करंट मिलके एक बड़ा करंट नहीं बना सकते। इसलिए लेयर के अंदर बनाने का मकसद भी यही होता है कि एडी करंट्स को रिड्यूस किया जाए। तो ये लेयर्स में बनाने का मकसद यही होता है। हो सकता है आपके माइंड में हो कि फिर हम सॉफ्ट आयरन क्यों लेते हैं जब उसके अंदर जो है वो एडी करंट, हमको इंसुलेटर ले ले। बेटा इंसुलेटर नहीं ले सकते, अगर इंसुलेटर लेंगे ना तो फ्लक्स यहाँ तक नहीं आना, हमने फ्लक्स भी पहुंचाना है, एडी करंट भी कम करना है। अगर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं यूज करेंगे तो फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी तक नहीं पहुंच पाएगा, मजबूरी है यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करना। ठीक है, तो ये होता है बेटा एडी करंट। एडी currents induced on the surface of iron core due to the variation of magnetic flux produce heating and therefore reduce the amount of power that can be transferred to the secondary. The core is laminated. Laminated का मकसद है layers की बनाई जाती है, made up of thin sheets of soft iron, each separated from the next by a layer of the insulating varnish. This very nearly eliminates eddy current heating. इसके बाद होता है बेटा हिस्टोसिस लॉसेस। इसके अंदर जो होता है बेटा 1 सेकंड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का पाकिस्तान के अंदर करंट एसी की फ्रीक्वेंसी है 50 to 60 हर्ट्ज, मींस 1 सेकंड के अंदर करंट 50 से 60 बार जो होता है वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है। डायरेक्शन के चेंज होने से भी, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन चेंज होने से भी लॉसेस आते हैं, जिसको कहा जाता है हिस्टोसिस लॉसेस। हिस्टोसिस लॉसेस को कम करने के लिए आयरन, निकल और कोबाल्ट का एलॉय इस्तेमाल किया जाता है, जिसको परम एलॉय, क्योंकि इतनी तेजी के साथ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल दे सकते हैं, बाकी कोई मटेरियल इतनी तेजी से चेंज होने नहीं दे सकता। Each time the direction of the magnetization of the core is reversed, some energy is wasted in overcoming internal friction. This is known as hysteresis loss and it produces, इसका काम भी heat produce करना होता है अंदर। It is minimized by using special alloys, perm alloy, 80% निकल होता है, 20% इसमें जो होता है वो आयरन होता है for the core material। अब इसके बाद बेटा ये कॉइल्स जो होती हैं, कॉइल्स के अंदर रेजिस्टेंस भी होती है। जाहिर सी बात है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के अंदर जो होता है वो रेजिस्टेंस होती है। तो ये जो कॉइल्स की रेजिस्टेंस है बेटा ये भी एनर्जी के लॉस का सबब बनती है। अब आपको पता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर सेकेंडरी के अंदर करंट ज्यादा होता है, स्टेप अप के अंदर प्राइमरी के अंदर करंट ज्यादा होता है। तो इस मकसद के लिए रेजिस्टेंस को कम करने के लिए जिस कॉइल के अंदर करंट ज्यादा होता है उसको थिक बनाया जाता है। स्टेप अप के अंदर प्राइमरी थिक होती है, सेकेंडरी थिन होती है। स्टेप डाउन के अंदर प्राइमरी थिन होती है, सेकेंडरी थिक होती है, क्योंकि जिसमें करंट ज्यादा होगा लॉसेस ज्यादा होंगे।
क्योंकि पावर लॉस का फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर, पावर डिसिपेशन।